Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about some methods that are used in genetic engineering to transfer foreign DNA into the host cells, okay, without help of vector DNA. I have told you there are two methods, direct methods or indirect methods, okay. In case of indirect methods, genetic engineers transfer foreign gene into the host cells by the help of vector DNA. But in case of direct method, foreign gene or foreign DNA is transferred into the host cells without vector DNA. ओके, तो जो मेथड्स बताए थे आपको मैंने बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर, वो मेथड्स होते हैं बेटा वेक्टरलेस मेथड्स दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, जीन गन मेथड्स, पीईजी ट्रीटमेंट, etc. Okay, these methods are used to transfer foreign DNA into the host cells, ठीक है, directly without help of vector DNA. Okay, today we will start a new topic that's name is isolation of genetic material. Okay, you know very well there are two types of genetic material, DNA and RNA. DNA is a stable genetic material than compared to RNA. Okay, and you should know that genetic material is transferred from generation to generation and control genetic characters. Okay, today we'll study about isolation of genetic material. कि हम बात तो कर रहे हैं कि DNA is transferred into the host cells by the help of vector DNA, लेकिन बातें चल रही कि जो DNA हमने किसी सेल से बाहर निकाला है, अब चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो कैसे जेनेटिक इंजीनियर्स, ठीक है, उस डीएनए को आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं, ठीक है। जब उसको आइसोलेट करेंगे बेटा तो फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, फ्रेगमेंट्स भी अलग अलग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। सम फ्रेगमेंट्स आर मीडियम साइज्ड फ्रेगमेंट्स, some fragments are large, some fragments are small. Okay, by the help of one another techniques that is called electrophoresis. Okay, these fragments are separated on the basis of their size. और जो एक suitable fragments होता है बेटा, it is ligated with vector DNA. Okay, तब जाके क्या बनेगा, recombinant DNA. Okay, and I have told you this vector DNA acts as a vehicle DNA. This vehicle DNA transfer this interest of gene or foreign DNA into the host cells. Okay, now we obtain useful products from this interest of gene जिसको हमने भेजा है host cells के अंदर by the help of vector DNA. फिर क्या होगा host cells के अंदर, पता है आपको इस चीज का कि vector DNA consists some features. Out of these features, one main feature is that it consists oocyte. Okay, कुछ याद आ रहा है ना आपको, ठीक है। oocyte initiate replication. जितनी बार वेक्टर डीएनए रेप्लिकेशन शो करेगा into the host cells, उतनी ही बार इंटरेस्ट ऑफ जीन और फॉरेन डीएनए जिसको हमने लाइगेट करके भेजा है कहां पर, इनटू दी होस्ट सेल्स, वो भी रेप्लिकेशन करेगा एंड इट विल इंक्रीज इट्स कॉपी इनटू दी होस्ट सेल्स। फिर चलेगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड बाय द हेल्प ऑफ these both process, by the help of translation process, ठीक है, एक यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएगा इनटू दी होस्ट सेल्स। अब चाहे वो एंजाइम है या फिर हार्मोन है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है, जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कि जैसे हमें इंसुलिन हार्मोन बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइसोलेशन करना होगा हमें, किसका, उस जीन का जो बीटा सेल के अंदर है। आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर पेनिक्रास ग्लैंड होती है बेटा। पेनिक्रास ग्लैंड कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इंसुलिन हार्मोन का जीन कहां पर प्रेजेंट होता है, बीटा सेल्स के पास, ठीक है। तो अब बीटा सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यही तो हमें पढ़ना है आज के टॉपिक में, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को आप ब्रेक करेंगे तभी तो आप इजिली आइसोलेट कर पाएंगे उस जीन को, उस डीएनए को फ्रॉम बीटा सेल्स, ठीक है। फिर वो प्रोसेस बता चुका हूं आपको मैं, जो चलता है कि उस डीएनए को आप जो है फ्रेगमेंट्स बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर एक शूटेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो बाहर निकले अपने बीटा सेल से उसको लाइगेट करेंगे साथ किसके, वेक्टर डीएनए के। फिर बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल्स लाइक इकोलाई सेल्स, ठीक है। फिर वही है
इक्वलाइज सेल्स के अंदर जीन क्लोनिंग चलेगी बाय द हेल्प ऑफ ओराई साइट, ठीक है। फिर बहुत सारे जीन्स बनेंगे, जीन्स एक्सपेक्स होंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनाएंगे। फिर चलेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के अंदर प्रोटीनियस सब्सटेंसेस बनेगा इनटू द होस्ट सेल्स बॉडी। और नाम क्या है बेटा उस प्रोटीनियस सब्सटेंसेस का जो उस जीन से बनेगा? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन्स को हम इजीली वहां से आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है, होस्ट सेल से। तो एक पूरा मेथड था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको? आइसोलेशन ऑफ जीन, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कि पहले तो हमें ये जानना है ना कि जेनेटिक इंजीनियर्स कैसे जेनेटिक मटेरियल्स को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा बेटा मेथड ये है कि जेनेटिक इंजीनियर्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स टू कट सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? क्योंकि जब तक आप सेल की दीवार को नहीं तोड़ोगे तो फिर कैसे हम आइसोलेट कर पाएंगे डीएनए को, ठीक है। फिर बात चल रही है डीएनए इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक सिंपल डीएनए बाहर नहीं निकल के आता है, ठीक है। आपको पता है कि डीएनए इज इंटरवाइंड विद आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, ठीक है। ये भी सब साथ रहते हैं किसके? डीएनए के। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए बेटा? एक यूजफुल इंटरेस्ट ऑफ जीन चाहिए, एक यूजफुल डीएनए चाहिए, एक सुटेबल डीएनए चाहिए, एक डिजायर्ड डीएनए चाहिए, ठीक है। फिर हमें इनको अलग करना पड़ेगा। जो और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है। तो इनके लिए भी हमें अलग अलग एंजाइम्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इनको अलग करने के लिए। फिर जो प्योर डीएनए बचेगा, ठीक है, उस प्योर डीएनए को हम यूज करेंगे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हम स्टार्ट करते हैं बेटा ये टॉपिक अपना, ठीक है। और टॉपिक नेम बता चुका हूं पहले आपको मैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और कौन सा है वो? डीएनए। क्योंकि डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इस फॉरेन डीएनए को ही यूज करते हैं, इस फॉरेन डीएनए को ही लाइगेट करते हैं। किसके साथ? वेक्टर डीएनए के साथ, ठीक है। समझ रहे हैं? अब देखें इसमें क्या है, डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, यानी कि जो डीएनए होता है, ठीक है, इट इज इनक्लोज्ड, वो पैक्ड रहता है विद इन अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको पता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट 3 लेयर्स, आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यानी कि डीएनए तो जरा पैक हो गया ना, माना कि भाई प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन डीएनए तो पैक हो गया, 3 लेयर है, देखो ना, ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो यानी कि अब इन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दीवार नहीं टूटेंगे, जब तक ये सेल वॉल नहीं टूटेगी, बैक्टीरियल सेल वॉल, हाउ कैन वी आइसोलेट डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया? ओके, तो देखें, डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी ब्रेक द सेल टू आइसोलेट डीएनए। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियर्स क्या करते हैं बेटा? दे ब्रेक सेल टू आइसोलेट डीएनए, तभी डीएनए बाहर निकलेगा, ओके। अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, आई हैव टोल्ड यू, डीएनए के साथ कुछ और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आरएनए हो गया, प्रोटीन है, लिपिड है, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं बाय विच जेनेटिक इंजीनियर्स ब्रेक सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट सेल, फंगल सेल, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं फॉर ब्रेकिंग सेल वॉल, ठीक है। तो यानी कि जो ये पूरा एक ट्रीटमेंट है ये, ठीक है, दिस ट्रीटमेंट इज अचीव्ड बाय सम एंजाइम्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू ब्रेक सेल वॉल ऑफ द सेल, ओके। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है बेटा कौन सा? लाइसोजाइम, ओके। दिस लाइसोजाइम एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, ओके। कि हमें किसी बैक्टीरिया से बाहर निकालना है डीएनए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वन एंजाइम दैट डाइजेस्ट आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज लाइसोजाइम, ठीक है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ बाय ए हेट्रोपोलीसैकेराइड्स दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, ठीक है। उसको कट करेंगे किसके लिए? फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ओके। सेकेंड एग्जांपल, सेलुलेज
सेलुलेज एंजाइम is used to break or digest outer cell wall of plant. You know very well. प्लांट सेल वॉल, ठीक है, मैंने बताया था वो स्टार्टिंग में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई किन किन एंजाइम्स का क्या क्या रोल होता है। एक बार दोबारा आप इसको चीज को देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक कौन सा है अपना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम दी सेल, ठीक है। तो अब एक जो एंजाइम्स कौन सा बताया अभी आपको मैंने, सेलुलेज। ये जो एंजाइम्स होता है बेटा, इट डाइजेस्ट आउटर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ओके, एंड यू नो वेरी वेल आउटर सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ बाई सेलुलोज। सेलुलोज किसका एग्जांपल है, होमोपोलीसैकेराइड्स का। उसको कट किसने कर दिया सेलुलोज को, सेलुलेज एंजाइम्स ने, ठीक है। अब इसी को हम यूज करेंगे फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ओके। थर्ड एग्जांपल इज काइटिनेज। काइटिनेज एंजाइम इज यूज्ड टू डाइजेस्ट सेल वॉल ऑफ फंगल सेल, ठीक है। जो फंगल सेल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है, it is made up of by a heteropolysaccharide and the name of this heteropolysaccharide is chitin, okay, and chemical name of this chitin N acetyl glucosamine, ठीक है। तो जो काइटिनेज एंजाइम होता है बेटे, वो किसको डाइजेस्ट करता है, किसको ब्रेक्स करता है, वो काइटिन को, ठीक है। और जब काइटिन टूट गई, जब सेल वॉल टूट जाएगी फंगल सेल की, तो जेनेटिक इंजीनियर्स क्या करेंगे बेटा, इजिली आइसोलेट कर लेंगे डीएनए along with अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, चाहे वो आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्योंकि देखो ये सब साथ रहते हैं डीएनए के, ठीक है। उसका हम देखेंगे अभी आगे। जीन्स, आपको पता है जीन्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। मैं बार बार बोलता हूं, जीन्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। और नाइट्रोजन बेसिस कहां पर होते हैं बेटा, ऑन डीएनए। तो उनका सेट ही क्या कहलाता है, ऐसे एक टुकड़ा है मेरे पास डीएनए का टुकड़ा, ठीक है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मैनी नाइट्रोजन बेसिस अकर्स एंड द सीक्वेंस और सेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इज कॉल्ड जीन, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, इसलिए हम जीन को बार बार डीएनए बोल देते हैं, ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ओके, क्योंकि जो लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए का वहां पर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है, ठीक है। इंटरवाइंड, फिर बताया ना आपको मैंने कि जो डीएनए होता है इट इंटरवाइंड, जैसे हम चोटी बनाते हैं ना, चोटी को ऐसे गूंथ के रखते हैं, ठीक है, मतलब आपसे लिपेट के रहते हैं ना, गूंथना जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इंटरवाइंड विद प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन्स। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डीएनए दैट अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। आई हैव टोल्ड यू due to presence of phosphate group, okay, this DNA molecule is wrapped with positively charged histone protein, okay. I have told you this in chapter 6 nucleosome, याद आ रहा है कुछ आपको, ठीक है, कि जो डीएनए होता है, जैसे अब ये डीएनए है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट इज रैप्ड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए जो होता है वो जब लिपटेगा, किसके साथ लिपटेगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम, ओके। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ओके, एंड हिस्टोन प्रोटीन इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओके। Now we can say that in case of prokaryotes, nagged DNA occurs, nagged DNA और circular DNA without histone protein, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, तो इसको दोबारा आप देखें एक बार, है ना, कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, इंटरवाइंड यानी कि लिप्टे रहना, इंटरवाइंड विद प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन्स, की डीएनए लिपटा रहता है, ठीक है। जैसे सांप लिपटा होता है ना चंदन के पेड़ के, ठीक है, तो यहाँ पर चंदन का पेड़ कौन सा है, हिस्टोन है, और सांप कौन है जो लिपटा हुआ है, वो डीएनए है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए डीएनए, हमें आइसोलेट करना है सिर्फ डीएनए। लेकिन बताना भी आपको मैंने कि डीएनए के साथ साथ उसके साथ ये मान लो हम भी चलते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल से बाहर निकलते हैं, चाहे वो आरएनए, प्रोटीन है, जो भी बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। देखें इसमें अब क्या है, देखो, हाँ अभी देख लीजिए कि जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं साथ किसके, डीएनए के, तो अब इनको भी अलग किया जाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशल एंजाइम्स। जैसे अब आरएनए है, तो आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है बेटे, नाम क्या उस एंजाइम का, राइबोन्यूक्लियेज और आरएनएज, क्लियर।
फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। अगर प्रोटीन को अलग करना है कहां से, डीएनए से, तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे अपन, प्रोटीएज। ओके, तो देखिए द आरएनए कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम डीएनए बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस और आरएनएज। ठीक है, आरएनए को अलग कर दिया भाई डीएनए से। प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीज एंजाइम्स। ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू प्रोटीज एंजाइम्स डिस्ट्रॉय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो को हटा दिया, आरएनए को भी और किसको हटा दिया, प्रोटीन को हटा दिया। ठीक है, और अगर लिपिड है तो लिपिड को हटाने में कौन काम कर रहा है, लिपिड को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेजेज। ठीक है, तो यानी कि आरएनए भी हट गया, प्रोटीन भी हट गया है। अगर लिपिड है डीएनए के साथ, ठीक है, तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेनली आरएनए और प्रोटीन ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा विद डीएनए। समझ रहे हैं आप इस चीज को। ठीक है, लेकिन एक आपको एग्जांपल दिया है क्योंकि लिपिड का हमारे सिलेबस के अंदर भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दो दिया हुआ है कि अगर आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स साथ हैं डीएनए के, इंटरवाइंड हैं डीएनए के साथ, तो वो कौन से एंजाइम्स हैं जो इनको हटाने का काम करेंगे। ठीक है, इनको रिमूव करने का काम करेंगे। तो बताया ना मैंने, आरएनए के केस में कौन सा, राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीन के केस में कौन सा, प्रोटीज। ठीक है, फिर अब क्या होगा कि प्योरीफाइड डीएनए, अब डीएनए प्योर हो चुका है, अब कोई भी साथ नहीं है उसके। प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। ठीक है, फिर ये सारा जो प्रैक्टिकल है बेटा, ये सब चलता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में बेटा कल्चर मीडियम है। ठीक है, और इस कल्चर मीडियम में सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और इनके बाद एक प्रोसेस और चलता है, उसको नाम है बेटा सेंट्रीफ्यूज। ओके, centrifugation process, and this centrifugation process takes place in a instrument that is called centrifuge. Okay, अब क्या होगा जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा बेटा कि जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कल्चर मीडियम है। अब रोटेशन होगी, ठीक है, जब रोटेशन होगी तो जो हायर डेंसिटी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और फिर हम उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करवा देंगे, बाहर से ऐड करवा दिया चिल्ड एथेनॉल। क्या ऐड करवा दिया बेटा, चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड इसलिए दिया है बेटा, ठीक है, क्योंकि जहां ठंडक होगी ना वहां पर एक प्रोसेस होता है रीनेचुरेशन इन केस ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एट वेरी लो टेम्परेचर बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। पहले पहचानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स है ये पहचानेगा दूसरे डीएनए स्ट्रैंड्स को फॉर लाइगेशन। ठीक है, लेकिन ये पहले देखेगा इसके पास इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस है कि नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन, और किस में होता है ये, एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए हम चिल्ड एथेनॉल यूज करते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या होता है बेटा, चिल्ड एथेनॉल इसलिए यूज करते हैं कि जो एथेनॉल होता है ना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसॉल्व। ठीक है, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट सोल्यूबल इन एथेनॉल। ठीक है, कि डीएनए जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स घुल नहीं पाते हैं, किसके अंदर नहीं घुल पाते हैं, एथेनॉल के अंदर। ठीक है, एंड वी कैन इजिली सीन थिन थ्रेड फाइबर्स ऑफ डीएनए इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर हमने चिल्ड एथेनॉल डाल दिया, भाई सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सारे डीएनए कहां बैठ गए, टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ गए। ठीक है, फिर डाल दिया बाहर से क्या अपन चिल्ड एथेनॉल डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूं चिल्ड एथेनॉल इसलिए डाला है, एक तो रीनेचुरेशन के लिए, दूसरा इसलिए डाला है कि जो डीएनए होता है वो डिसॉल्व हो नहीं पाता है एथेनॉल के अंदर। ठीक है, और तीसरा जो मेन रीजन है वो ये है कि इजिली हम देख सकते हैं थिन थ्रेड फाइबर्स ऑफ डीएनए इनटू द टेस्ट ट्यूब इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड एथेनॉल। ठीक है, लिखा है मैंने, इसको समझा दोबारा देखें। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स, यानी कि सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे ये डीएनए आ गया है, ठीक है, ये डीएनए आ गया है और चिल्ड एथेनॉल ऐड करवा दिया। ठीक है, precipitates out after addition of chilled ethanol. Okay, this can be seen, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, तो this can be seen as collection of fine threads in the suspension. Suspension means होता है बेटा कल्चर
और कल्चर क्या है यहाँ पर, मीडियम, न्यूट्रिएंट्स मीडियम, जिसमें पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स मीडियम नहीं होगा ना, एक कल्चर मीडियम नहीं होगा, तो डीएनए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये हमारा टॉपिक था इसका, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कि बताया था आपको मैंने कि जब तक हमने ये तो पूरा पढ़ लिया था कि भाई इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, foreign DNA is ligated with vector DNA. Okay, but first of all we should know that how genetic engineers isolate DNA from the cell. ठीक है, अब चाहे वो प्लांट सेल थी या बैक्टीरियल सेल थी या फंगल सेल थी, ठीक है, पहले डीएनए को निकालेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के लिए क्या बताया कि उसके साथ जो अटैच और मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, इनको अलग करेंगे, ठीक है। फिर प्योर डीएनए को जो है बेटा क्या बोलते हैं, अलग कर लेंगे, ठीक है, साइंटिफिकेशन से चिल्ड एथेनॉल ऐड करके। फिर इस प्योर डीएनए को कट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। फिर सुटेबल जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, उसको लाइगेट कर देंगे किसके साथ, वेक्टर डीएनए के। अब बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ वेक्टर डीएनए ट्रांसफर फॉरेन डीएनए और इंटरेस्ट ऑफ जीन इनटू दी होस्ट सेल्स। ओके, समझ रहे हैं आप इस चीज को। ये टॉपिक था अपना आज का। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट पीसीआर टेक्निक्स। ओके, थैंक यू।